फ्रेंड्स, here I am अक्षय गुप्ता and welcome to Let's Crack It। तो टॉप 50 की सीरीज़ में आज थर्ड क्लास है हमारी मैथ्स पेडागॉजी की, जिसमें कुछ टोटल वापस से 10 क्वेश्चंस लिए हैं हम लोगों ने। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सी टेट में, यू टेट में और हरियाणा के टेट में भी इसमें से एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर चलने वाले हैं आज। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स या आप दोनों का ही एग्ज़ाम आराम से और बहुत जल्द क्लियर हो जाए, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। उसके लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है द मेजॉरिटी ऑफ क्लास फोर्थ लर्नर्स। तो भाई मेजॉरिटी क्लास फोर्थ के बच्चों की वो सोचते हैं, थिंक दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ नंबर विच इज़ बिगर देन बोथ द नंबर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लास फोर्थ के बच्चों को लगता है कि अगर हम दो नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं करके जो आंसर आएगा वो दोनों नंबर से बड़ा होगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब हम उनको कैसे समझा सकते हैं? बाय शोइंग द मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम ऑफ वन होल नंबर और फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। या तो भाई हम लोग एक होल नंबर ले लें। होल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से शुरू होते हैं। तो या तो हम बच्चे को एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को लेकर समझाएं, या फिर रिपीटेड एडिशन कि बार बार ऐड करवाएं एक नंबर तक पहुंचने के लिए, या फिर दो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दें, या फिर ग्राफ पेपर पर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 4 कि हम लोग ग्राफ पेपर पर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं बच्चे को। जैसे अगर हम ले लें 0.2 मल्टीप्लाई 0.4, 0.2 की अगर हम मल्टीप्लाई 0.4 में करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0.08 आएगा। तो यह हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो 0.2 और 0.4 से छोटा है 0.08। ओके, तो ये चीज़ हम ग्राफ पेपर पर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेजरमेंट टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स। तो अब हमें मेजरमेंट सिखाना है प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स को, मतलब 1 to 5th क्लास तक के बच्चों को हमें मेजरमेंट सिखाना है। अब कैसे सिखा सकते हैं? स्टैंडर्ड मेजर शुड बी फॉलोड बाय नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स, या नॉन स्टैंडर्ड को फॉलो करें स्टैंडर्ड, या केवल नॉन स्टैंडर्ड मेजर को यूज़ करना चाहिए, या फिर नॉन स्टैंडर्ड मेजर को यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्टैंडर्ड मेजर्स एंड व्हाट आर नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स ना। तो स्टैंडर्ड मेजर्स वो होते हैं जो हम लोग प्रॉपर करते हैं, लाइक स्केल से हम लोग मेजर कर रहे हैं कोई चीज़, ग्राफ पेपर पर, इस तरह से। और नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स कौन से हो गए? जब हम लोग किसी चीज़ को हाथ से नापते हैं, किसी चीज़ को पैरों से नापते हैं, या पाम से नापते हैं, पेंसिल से नापते हैं, तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स हो गए। मतलब वो ऐसे मेजर्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। तो बच्चों को मेजरमेंट सिखाने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए? नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड पर पहुँचो। बच्चों को दिखाओ कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हमारे 22 पैर लग रहे हैं, मतलब 22 फुट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। और फिर उसको स्केल से नाप कर दिखाओ कि देखो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये इतना है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है which of the following assessment strategies can be used to make connections of mathematics with real life and promote interdisciplinary। अब भाई कौन सी असेसमेंट स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए कि मैथ्स का कनेक्शन हम लोग रियल लाइफ के साथ कर सकें और इंटरडिसिप्लिनरी को हम लोग प्रमोट कर सकें। फील्ड ट्रिप, इंटरडिसिप्लिनरी क्या हो गया कि बच्चों के अंदर एक ग्रुप है, उसी के अंदर हम लोग डिसिप्लिन ला रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता पैदा कर रहे हैं। तो वो कब होगा? फील्ड ट्रिप, ओरल टेस्ट, ड्रिल वर्कशीट के से, या सर्वे, प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट। फील्ड ट्रिप, ओरल टेस्ट, चेकलिस्ट,
फील्ड ट्रिप, सर्वे या और प्रोजेक्ट। तो भाई देखो, सबसे पहले फील्ड ट्रिप, अगर हम बच्चे को मतलब बच्चों के ग्रुप्स को घुमाने लेके जाएं, कुछ फील्ड पर लेके जाएं, तो वहाँ पर वो एक दूसरे की बात सुनेंगे, तो फील्ड ट्रिप तो बिल्कुल ठीक हो गया। बात आती है ओरल टेस्ट की। ओरल टेस्ट में तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, तो यहाँ पर तो बात ही खत्म हो गई ओरल टेस्ट की। तो ड्रिल वर्कशीट, वर्कशीट में भी बच्चे चीटिंग कर लेंगे, क्या फ़ायदा है ना। सर्वे बिल्कुल ठीक बात है, सर्वे कराना चाहिए हमें बच्चों से। प्रोजेक्ट, लेकिन चेकलिस्ट का कोई काम नहीं है। चेकलिस्ट खत्म हुआ तो ये भी खत्म हो गया। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाता है कि हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेके जाएंगे, उनसे उसके बाद उनसे सर्वे करवाएंगे, और सर्वे करवा कर फिर हम उनसे प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ लर्निंग रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो भाई हम लोग कौन सा लर्निंग रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो थोड़े दृष्टिबाधित हैं। विजुअली चैलेंज मतलब जिनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक मैथ्स की क्लासरूम में। तो टेलर का अबैकस बिल्कुल सही बात है। फ्रैक्शन किट नहीं, फ्रैक्शन किट वो कैसे समझेगा। नंबर चार्ट भी वो देखकर नहीं बता सकता। नंबर चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, या टेलर अबैकस, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, कंप्यूटर, नंबर कार्ड या जियो बोर्ड। तो कौन सा हो जाएगा। देखो टेलर अबैकस का तो ये तो बिल्कुल सही बात है, टेलर अबैकस तो वो कर लेगा। कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं तो आवाज़ आती है, उनके लिए स्पेशली कंप्यूटर के अंदर कुछ फीड करके रखते हैं वो लोग, ताकि जो दृष्टिबाधित हैं वो सुन सकें और सुनकर कोई काम कर सकें। तो कंप्यूटर तो ऑप्शन ठीक हो जाता है, जियो बोर्ड भी सही हो जाता है, और टेलर अबैकस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक होगा। जियो बोर्ड क्या होता है, जब जैसे ब्रेल लिपि होती है ना, जिसमें हम लोग छेद कर करके वो पढ़ते हैं, उसी तरह से ये जियो बोर्ड भी होता है। ओके, चलते हैं आगे। In the context of numbers, primary class children, that is, children in the age group 8 to 9 years, are able to accomplish which one of the following sets? मतलब क्या हुआ, अगर हमें नंबर्स पढ़ाने हैं बच्चों को जिनकी एज कुछ 8 से 9 साल की है, तो हम लोग किस तरह से उनको समझा सकते हैं। क्लासिफिकेशन करना, रिवर्सिबिलिटी प्रोपोर्शनल रीजनिंग से, या सीरीज, रिवर्सिबिलिटी प्रोपोर्शनल रीजनिंग, सीरीज क्लासिफिकेशन, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, सीरीज क्लासिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी। तो देखो सबसे पहले क्लासीफाई तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि 8 से 9 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको कैसे समझाओगे आप कि भाई ये ये होल नंबर है या ये इवन नंबर्स है या ऑड नंबर्स हैं, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमें समझाने के लिए। सीरीज़, बिल्कुल सीरीज़ में तो हमें समझाना ही पड़ेगा हर चीज़। रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल रिवर्सिबिलिटी भी समझानी पड़ेगी। मतलब कि अगर 89 लिखा है या 98 लिखा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। 98 बड़ा है, नंबर्स को रिवर्स करा है ना। और प्रोपोर्शनल रीजनिंग ये भी हमें सिखानी पड़ेगी बच्चों को कि होता है ना, अगर आपने एक चॉकलेट ली है, वो 10 रुपये की है, तो आप 3 चॉकलेट लेते हो तो वो कितने रुपए की होगी, तो वो 30 रुपीज़ की होगी। ये चीज़ हम लोग चॉकलेट लाकर भी समझा सकते हैं, या हम किसी पेंसिल का उसी टाइम पर जहाँ क्लास में जो भी चीज़ अवेलेबल है हम उस चीज़ को समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमें करना ही है, तो 3 ऑप्शन कट हुए क्लासिफिकेशन की वजह से। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड ask her student to write 4 ones and 3 tens। तो भाई एक टीचर है क्लास सेकेंड की, उन्होंने बच्चों को कहा, सेकेंड क्लास के बच्चों को कहा कि आप 4 ones और 3 tens लिखो। तो कुछ बच्चों ने 43 लिख दिया 34 लिखने की जगह। एज अ टीचर, एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को कैसे समझाओगे ये चीज़। ऑलवेज टीच बाय कॉलम मेथड ऑफ टेंस एंड वंस टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो आप हमेशा टेंस और वंस का यूज़ करोगे कन्फ्यूजन हटाने के लिए, या फिर आस्क गिव्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस इन कॉलम मेथड, या बच्चों को सबको बहुत सारे क्वेश्चंस दोगे, या आप बच्चों को कहोगे कि उसको अबैकस पर लिखे टू रिप्रेजेंट ऑन अबैकस एंड देन राइट, या ये उनको बोलोगे कि ये तो रॉन्ग है और तुम इसको 5 बार लिखो सही है।
तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि बच्चों को कहोगे कि आप इसको अबैकस पर रिप्रेजेंट करो और फिर लिखो। क्योंकि अगर हम बताते हैं बच्चों को कि कॉलम मेथड से टेंस वन से, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वंस कहाँ आता है, टेंस कहाँ आता है और हंड्रेड्स कहाँ आता है, क्योंकि क्लास थर्ड में 100 आ जाएगा। इस वजह से तो हम उनको बोलेंगे, बोलते हैं ना कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तब तक मज़ा नहीं आएगा, या जब तक खुद रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कोई चीज़ को। तो इस वजह से बच्चों को कहेंगे कि आप अबैकस पर रिप्रेजेंट करो और फिर लिखो उसका आंसर। ओके, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स। तो भाई कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मैपिंग को लेकर। मैपिंग स्ट्रेंथन स्पेशल थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। मैपिंग हमारी जो दिमाग थिंकिंग है उसको मजबूत करता है। मैपिंग प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, बिल्कुल मैपिंग प्रमोट करता है प्रोपोर्शनल रीजनिंग को, कि भाई यहाँ से मेरे घर से, या आप जहाँ पर भी हो अपने घर से एक मार्केट गए और फिर मार्केट से वापस घर आए तो कितना डिस्टेंस हुआ, ये सब चीज़। मैपिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, ये नहीं है, मैपिंग तो पार्ट है मैथमेटिक्स करिकुलम का। मैपिंग कैन बी इंटीग्रेटेड इन मेनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही बात है, मैपिंग को हम बहुत सारे टॉपिक में ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, क्योंकि नॉट लिखा था ना, नॉट पर ध्यान देना है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ शेप्स इज नॉट डेल्ट विद प्राइमरी लेवल। भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन चेंज होकर आ जाता है और ये मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है एग्जाम में। तो कौन सा एक्सपेक्ट है शेप्स का कि जो आप बच्चों के प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके साथ उनको नहीं पढ़ाओगे, पैटर्न पढ़ाओगे बिल्कुल, एंगल नहीं पढ़ाओगे आप, सिमेट्री पढ़ाओगे, टेस्लेशन पढ़ाओगे। पैटर्न क्या होता है कि भाई ये डॉट है, ये टिक है, ये डॉट है, ये टिक है, तो यहाँ पर क्या आएगा। सिमेट्री, कोई बॉक्स है, लाइन खिंची हुई है, तो लेफ्ट साइड जो होगी वो राइट साइड के इक्वल होगी। और टेस्लेशन हो गया पैटर्न्स की, जो भी एक जैसे पैटर्न होने चाहिए एक ही बॉक्स के अंदर। ओके, तो उसमें एंगल जो होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन। तो मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स किस में हेल्प करते हैं। डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ्स, बिल्कुल सही बात है, ए तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है, चारों में ही है। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे लाइफ, बी भी बिल्कुल ठीक है कि भाई कनेक्शन बनाएगा मैथ्स और एवरीडे लाइफ का। मेकिंग मैथमेटिक्स एन्जॉयबल, बिल्कुल ठीक बात है, मैथ्स को एन्जॉय करके ही पढ़ना चाहिए। प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 होता है वो हमारा ठीक हो जाता है। ओके, चलते हैं आगे। अ गिवन रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम एरिया। एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो बहुत सारे क्लास 4th के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि पैरेललोग्राम का बड़ा एरिया है। तो अब टीचर कैसे हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि भाई नहीं, दोनों के सेम है। पेपर फोल्डिंग की हेल्प से, या स्केल की हेल्प से, या जियो बोर्ड की हेल्प से, या फिर ग्राफ पेपर की हेल्प से। तो टीचर के लिए ग्राफ पेपर की हेल्प से बताना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पर आप ड्रॉ करके उनको समझा सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी वीडियो आज की। 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, टोटल 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा रीड करिए ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों आपको, और जहाँ पर भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।